छोड़ दो सर। चैप्टर का नाम लिखो धातु और अधातु। मेटल एंड नॉन मेटल, METALS एंड नॉन मेटल NONMETALS। हो गया। तो धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? लिखो। सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे हेडिंग लिखो पहले तत्व। तत्व ऐसे सूक्ष्मतम कण जिनकी पुनरावृत्ति से पदार्थों का निर्माण होता है। जिनकी पुनरावृत्ति से पदार्थों का निर्माण होता है। जिनकी पुनरावृत्ति से पदार्थों का निर्माण होता है। हो गया। तत्व कहलाते हैं। तत्व कहलाते हैं। हो गया। तत्व कहलाते हैं। आगे तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए हो गया। उन्हें उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर निम्न 3 भागों में बांटा गया है। निम्न 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मेटल्स, नंबर 2 नॉन मेटल्स, नंबर 3 सब मेटल्स, उपधातु। पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। हो गया। पहली हेडिंग धातु। हाँ, तीनों नाम लिखो। पहले नाम लिखने के बाद पहली हेडिंग लिखना धातु। तो लिखो धातु की परिभाषा। ऐसे तत्व जो
रासायनिक अभिक्रियाओं में ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, हो गया, तथा उनमें धात्विक चमक पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है, हो गया, क्या कहलाती हैं? धातु कहलाती हैं, ये धातु कहलाती हैं। ध्यान देना, ऐसे सभी तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। और इनमें धात्विक चमक भी पाई जाती है। जैसे तुमने देखा होगा सोना, चांदी और सोडियम ही देख लो की सतह, हाँ ये जब चमकीला है, लेकिन वो सब अपवाद में जाते हैं। वैसा नहीं है कि एक हमने बना दिया बस केवल इसी के लिए होगा। सभी धातु में पाया जाता है, कुछ अधातुओं में पाया जाता है, कुछ अधातुओं का परिभाषा पर बदल देंगे। आयोडीन में पाया जाता है, ग्रेफाइट भी चमकीला होता है, पेंसिल का जो नोक होता है देखो उसकी सतह कुछ चमकीली होती है, चिकनी होती है, ठीक है। तो 2-3 के कारण परिभाषा नहीं बदल देंगे हम। अभी धातुएं हमारे पास 60-70 धातुएं अगर हैं, तो 60-70 धातुओं में धात्विक चमक पाई जा रही है, उसके साथ 3-4 अधातुओं में धात्विक चमक पाई जा रही है। धात्विक चमक किसका विशेष गुण कहा जाएगा? धातुओं का ही कहा जाएगा ना, क्योंकि धातुओं में सभी धातुओं में पाया जाता है, और अधातुओं में कुछ है जो प्रदर्शित करती हैं, तो उनको अपवाद में ले लिया जाता है। ऐसा तो है नहीं, हमने कहा यहाँ पे सारी चीजें 100% शुद्ध है, अशुद्धियां तो होंगी, तो यहाँ पे भी अपवाद होते हैं, परिभाषा में भी अपवाद होता है। चलो क्या लिखे, आगे लिखो, नीचे एक इंडिकेट पॉइंट, धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती हैं, हो गया। सभी धातुएं, आगे लिखना उसके, सभी धातुएं होती हैं, हाँ प्रकृति की होती हैं। आगे क्या लिखे, सभी धातुएं, हो गया। ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, अर्थात इसमें ऊष्मा और विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो सकता है। हो गया ना। अगला इंडिकेट, अगला इंडिकेट, आगे पढ़ेंगे, पहले धातु अधातु पढ़ लो, पहले इस पे कूद गए। लिखो आगे, एक और इंडिकेट पॉइंट, सामान्य ताप पर सभी धातुएं ठोस होती हैं, सामान्य ताप पर सभी धातुएं ठोस होती है, परंतु मरकरी,
या पारा, ब्रैकेट में लिख देना Hg, मरकरी या पारा ब्रैकेट में Hg, हो गया। कमरे के ताप पर द्रव होता है, कमरे के ताप पर द्रव होता है। एक दो धातुएं और द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, उनका नाम भी याद नहीं आ रहा है, याद आएगा बताएंगे तब। क्या लिखा है इसमें? हाँ, तो ध्यान देना, अब जो धातुएं होती हैं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, परंतु कुछ ऐसी दो तीन धातुएं हैं जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में भी पाई जाती हैं। तो यहाँ भी समझ लो अपवाद हो गया। अब इसके कारण तो गुण बदल नहीं लेंगे, जो ज्यादा लोग प्रदर्शित कर रहे हैं उसी को तो माना जाएगा। तो कहा गया कि धातुएं सामान्य ताप पर क्या होती हैं? ठोस होती हैं, द्रव नहीं होती है, ठोस होती है। खाली जो मरकरी है, तुम लोग के यहाँ मरकरी ही बहुत है, मरकरी ही तुम लोग से पूछा जाएगा कि किसी द्रव धातु का नाम बताओ, ठीक है, याद रखना। किसी लिक्विड मेटल का नाम बताओ, सीधे सीधे तुमसे सवाल पूछा जाएगा या ऑप्शन दे दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा लिक्विड मेटल है। केवल तुमको यहाँ पे मरकरी याद रखना है, बाकी तो दुर्लभ होती हैं, उनको आगे पढ़ा जाता है, यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो याद आएगा तो कल बता देंगे। चलो आगे लिखो। हो गया जी। अब इसका क्या क्या, यहीं से देखो हमको धातुओं के गुण भी पता चलते जा रहे हैं। पहला परिभाषा से ही पता चल गया कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हैं? धनायन बनाती हैं। दूसरा, धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, ठीक है ना। तीसरा क्या बताया हमने? हाँ, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। उसके बाद चौथा ये वाला बन गया हमारा कि सामान्य ताप पर ये क्या होती हैं? ठोस होती हैं। एक और लिखो इंडिकेट पॉइंट, धातुओं में आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं पर, धातुओं में, हाँ ठीक है, दूसरा सोचना है। धातुओं में आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण पाया जाता है। हो गया। पाइप में पारा द्रव है, बोले तो अपवाद। जो चीजें ठोस हैं इनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाएगा। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? आघात वर्धनीयता तन्यता। आघात माने क्या होता है? पीटना। आघात माने चोट पहुंचाना। तो इनको चोट पहुंचाने पर, वर्धनीयता माने क्या होता है? बढ़ना। तो इनको चोट पहुंचाने पर ये बढ़ने लगती हैं। जैसे जब हंसिये में धार खत्म हो जाती है तो लोहार के यहाँ लेके जाते हैं, पहले उसको गर्म करता है, चार थोड़ा मारता है, वो पतला हो जाता है, फिर से हो जाता है ना। अर्थात पीटने के बाद उसमें आघात वर्धनीयता हो जाती है, अर्थात वो ऐसे मोटा है तो पीटने के बाद वो फैल जाएगा, फैलेगा ना, पतला हो जाएगा। ये प्रकार से वैसे ही विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी बनाई जाती हैं इसी गुण के कारण ही, पीट पीट कर ही तो बनाते हैं सब लोग, याद रखे रहना। तो ये आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण इंपॉर्टेंट है धातुओं में। बन सकता है। सोने में आघात वर्धनीयता का गुण सबसे अधिक होता है, अर्थात सोना जल्दी टूटता नहीं है। उसको पीटते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचता चला जाएगा, टूटेगा नहीं वो। आगे लिखो।
शुद्ध सोना जो होता है बहुत जल्दी मुड़ जाता है, इसीलिए आभूषण शुद्ध सोने के नहीं बनाए जाते हैं। सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध होता है, लेकिन जितने भी आभूषण होते हैं मैक्सिमम शुद्धता उनकी 22 कैरेट होती है। समझ गए? अगर 24 कैरेट का आभूषण बना दिया जाए तो कान में बाली पहनेंगे, लग गया तो दब जाएगा एकदम। वो ध्यान दिए रहना, जहां भी जैसा भी आभूषण रहेगा वो एकदम मुड़ जाएगा, जैसे ही थोड़ा सा भी आघात लगा वो मुड़ जाएगा। इसमें आघात वर्धनीयता, तन्यता का गुण, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज्यादा होती है। आगे लिखो, कहां तक लिख लिए? हो गया ना इतना? तो यहां से हमको ये सारी चीजें पता चल गई गुड़ के बारे में। नीचे एक और इंडिकेट पॉइंट, इंडिकेट पॉइंट धातुओं के कुछ मुख्य उदाहरण निम्न हैं। धातुओं के कुछ मुख्य उदाहरण निम्न हैं। हो गया? पहला क्षार धातुएं, क्षार धातुएं एल्काली मेटल्स। क्षार धातुएं एल्काली मेटल्स, जैसे ब्रैकेट में लिखना LiNa(K), लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, RbCs ETC या FR कर देते हैं। फ्रांसियम, फ्रांसियम लेकिन रेडियो एक्टिव में जाता है, धातु ही तो है, छोड़ जाने दो। फिर क्षारीय मृदा धातुएं एल्काली सॉइल मेटल्स, ये तो नहीं जानते कोई। CS ना? अच्छा, वो सीजियम है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। रेडियो एक्टिव तत्व 118 जो बना है, यहाँ से बेरिलियम आएगा, बेरिलियम, बेरिलियम से शुरू होगा। आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? 82 के बाद के सारे रेडियो एक्टिव हुए हैं। 118 तत्व है ना, परमाणु क्रमांक 82 के बाद जितने सब रेडियो एक्टिव हैं। हो गया ना? फिर संक्रमण धातुएं, संक्रमण धातुएं जैसे Cu, Ag, Fe, Au, उसके बाद Pb, Hg, Sn, आयोडीन, कहाँ आ रही है? ये पहला BE है, बी बेरिलियम है वो। तुम लोग को पूछ नहीं दिखी तो R मान लोगे उसको। R और तुमको B में अंतर नहीं दिख रहा था, तनिक इसको बता दो। अच्छा चलो, ऐसे ही था ना, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ था अभी। अब इसमें और उसमें अंतर दिखाओ हमको। B और R में तुमको हमारे अंतर नहीं दिख रहा है। ले अब बड़ा सा लिख देते हैं। लो अब दिखा? हो गया? यसियन हो गया, जेटियन, ETC, बहुत सारे हो जाएंगे ऐसे।
बताओ, गोल्ड, ऑरम, सोना है, यू। ऑरम होता है लैटिन नाम, इसलिए एयू बना। गोल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, सोना बोलते हैं हिंदी में, तो एयू को हम गोल्ड ही मानते हैं। ऑरम नहीं कहेंगे, ऑरम कहेंगे तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। लेड है पीबी, एचजी है मरकरी, एसएन है टिन, जेटीएन है जिंक। ठीक है, ये प्रकार से हमारी धातुएं हैं। और एक हमारा एल्यूमिनियम भी आता है। एल्यूमिनियम, अब हमने अपना परिभाषा में पढ़ा था कि जिनके बाहरी कोश में 1 या 2 पाया जाएगा वही मेटल्स होंगे ना, लेकिन एल्यूमिनियम के बाहरी कोश में 3 पाया जाता है, फिर भी यह मेटल्स होता है। क्यों? क्योंकि ये भी इनकी तरह इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, इसलिए ये भी मेटल्स ही होता है। नोट कर लो इसको भी, एल्यूमिनियम। यहाँ पे पीटी भी लिख लेना, तो पीटी प्लेटिनम। हाँ, तो हाइड्रोजन में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए तो उसको पहले वर्ग में धातुओं के साथ रखा गया है। ये ध्यान में रखना, हाइड्रोजन का स्थान आज तक रसायन विज्ञानियों ने सही रूप से नहीं बताया है कि हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में रखा कहाँ जाए। हाइड्रोजन तुम्हारा क्षार धातुओं के साथ भी रखा जा सकता है, हैलोजन धातुओं के साथ भी रखा जा सकता है। इसलिए आगे हम लोग जब चैप्टर पढ़ते हैं, आवर्त सारणी का अध्ययन करना शुरू करते हैं, तो पढ़ा जाता है फर्स्ट डे वर्ग की, सेकेंड डे वर्ग की, उसके बाद थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवेंथ डे, और संक्रमण धातुएं, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, उसके बाद से तुम्हारा अक्री गैसें। कितने हो गए? 10 चैप्टर हो गए। और हाइड्रोजन का एक अलग चैप्टर अकेले पढ़ा जाता है। बाकी मेटल्स को ग्रुप में पढ़ा जाता है, लेकिन हाइड्रोजन का चैप्टर अकेले अलग से पढ़ा जाता है, ये याद रखना। क्योंकि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है कि उसको पहले में रखा जाए कि 7वें में रखा जाए। इसीलिए पता चला कि चैप्टर के साथ अध्ययन करने लगे तो पहले पार्ट में भी पढ़ेंगे, 7वें में भी पढ़ेंगे, गुण बदल सकते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन को अलग चैप्टर के रूप में पढ़ा जाता है। तो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। हाइड्रोजन में धात्विक और अधात्विक दोनों गुण पाए जाते हैं, क्योंकि धनायन बनाएगा तो धात्विक गुण पाए जाते हैं, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है तो अधात्विक गुण पाए जाएंगे, क्योंकि साझा कौन करेंगे? अधातुएं साझा करती हैं, धातुएं साझा तो करती नहीं है। समझ गए? ये याद रखते रहना। तो ये प्रकार से हो गया। अब इसमें जितनी धातुएं लिखे हैं ना, ये हमारे मान के चलो दीर्घाकार आवर्त सारणी में जितनी धातुएं हैं उसमें सबसे अधिक चालकता सिल्वर की होती है, ये सवाल पूछा जाता है। धातुओं में सर्वाधिक चालकता किसकी होती है? किसकी होगी? एजी की होगी। चालकता वही विद्युत धारा के प्रवाह की दर को चालकता कहते हैं। उष्मा की नहीं, यहाँ पे सुचालक, विद्युत की सुचालक की बात की जा रही है, धारा प्रवाह की। तो धारा प्रवाह जितनी आसानी से होगा, चालकता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है? कॉपर क्यों लगाते हैं? क्योंकि एजी के बाद दूसरे नंबर पे कॉपर ही आता है। कॉपर के बाद आता है तुम्हारा एल्यूमिनियम। तो हम लोग घर में पहले एल्यूमिनियम वायर लगाते थे, अब कौन सा वायर लगाते हैं? कॉपर वायर लगाते हैं। कुछ दिन में और अमीर हो जाएंगे तो चांदी का वायर लगाएंगे, तब और बढ़िया से बिजली मिलेगी, बिजली खपत कम होगी। पहले क्या थे, गरीब थे, एल्यूमिनियम का वायर लग रहा था, थोड़ा पैसा हो गया तो कॉपर वायर लगाते हैं। अब उसके बाद और पैसा हो जाएगा, चांदी का वायर लगाएंगे, 50,000 में 1 किलो खरीदेंगे, उसके बाद उसका तार बनवाएंगे। तो अभी तो 50,000 में पता चला कॉपर वायर से 2-4 घर की वायरिंग करवा लेंगे, और चांदी के वायर से 1 कमरे की वायरिंग नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे एक इंडिकेट पॉइंट काली पेन से इंपॉर्टेंट। धातुओं में सर्वाधिक चालकता, धातुओं में सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व ऐसे लिखना, नहीं तो चालकता फिर उष्मा की चालकता बनाने लगोगे। धातुओं में सर्वाधिक
विद्युत चालकता वाला तत्व, धातुओं में सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व हो गया सिल्वर, ब्रैकेट में Ag है, सिल्वर ब्रैकेट में Ag है। क्या क्या करो? धातु नहीं होती, वो मिश्र धातु होती है। रांगा कोई धातु नहीं, वो चांदी से ही बनती है। चलो लिखो। कहां तक लिखे? क्या लिखे? हाँ, जबकि इसके बाद सर्वाधिक चालकता वाली धातु, जबकि इसके बाद सर्वाधिक विद्युत चालकता वाली धातु, जबकि इसके बाद सर्वाधिक विद्युत चालकता वाली धातु, जबकि इसके बाद सर्वाधिक विद्युत चालकता वाली धातु क्या है? कॉपर है, कॉपर, कॉपर है। हो गया। अतः धातुओं की विद्युत चालकता का घटता क्रम, सबका नहीं देखेंगे बस 3 का। धातुओं की विद्युत चालकता का घटता क्रम क्या लिखो? Ag फिर Cu उसके बाद Al। धातुओं की विद्युत चालकता का घटता क्रम Ag, Cu, Al। हो गया ना? चलो लिखो हेडिंग अब, धातुओं के गुण, धातुओं के गुण, धातुओं के गुण। हो गया। इसमें लिखेंगे पहला नंबर वो सब आगे पढ़ते जाओगे, यहाँ पे नहीं। धातुओं के गुण में पहला नंबर लिखो, धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित होते हैं। धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित होते हैं। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक तथा क्वथनांक जब बोलेगा तभी तो वाष्प में तो नष्ट होगा जल्दी जल्दी। क्या लिखे? गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित होता है। तो क्या गलनांक किसे कहते हैं? तो प्रक्रिया बोली तो गलन कहलाएगा, वो गलनांक नहीं कहलाएगा। ताप लगाना है। प्रक्रिया देखो, गलन और गलनांक दो अलग अलग चीजें हैं। जब हम गलन बोलते हैं तो उस ठोस को गर्म करने पर वो गल गया, वो पूरी प्रक्रिया क्या हो गई?
गलन होगी। मतलब जब प्रक्रिया तुमने लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलन हो जाएगा। और ये गलनांक हो गया, गलन अंक हो गया। किस अंक पर गला अर्थात किस टेम्परेचर पर वो गला वो क्या होगा, गलनांक होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं दोनों के नीचे। कॉपी के सबसे ऊपर लिख लिया जाए, कॉपी के सबसे ऊपर लिखो, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पिघलना शुरू होता है। नहीं, इसी पे जहां पढ़ रही हो इसी पे सबसे ऊपर, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पिघल, जिस पर कोई ठोस, जिस पर कोई ठोस पिघलना शुरू होता है या पिघलता है, जिस पर कोई ठोस पिघलता है उस ठोस का गलनांक कहलाता है। उस ठोस का गलनांक कहलाता है। उस ठोस का गलनांक कहलाता है। हो गया ना, आगे लिखेंगे, दूसरे पेज पे लिख लो सबसे ऊपर ही, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, जिस पर कोई द्रव उबलता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। हो गया, ये याद रखना है। ठोस को गर्म करते जाओ, जब पिघलना शुरू हो जाएगा तो समझ लो उसका गलनांक आ गया। द्रव को गर्म करते जाओ, जब उबलना शुरू हो गया तो समझ लो उसका क्वथनांक आ गया। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। किसी भी ठोस का ताप उसके गलनांक से अधिक नहीं हो सकता है और किसी भी द्रव का ताप उसके क्वथनांक से अधिक नहीं हो सकता है। ये याद रखने योग्य बातें हैं। जैसे कहा जाए कि जब हमको बर्फ दिया जाता है, ठीक है, अभी इस समय का तापमान जहां पे हमको बर्फ दिया गया -10 डिग्री सेल्सियस है, तो बर्फ ही रहेगा, वो रहेगा ना। जब हमको दिया गया बर्फ तो इस बर्फ का तापमान था पहले -10 डिग्री सेल्सियस, तो अभी बर्फ ही रहेगा। हमको अगर इसको पिघलाना है तो गैस पे रख के गर्म करना होगा। ठीक है, तो जब हम इसको गर्म करना शुरू करते हैं, जब गर्म करेंगे तो इसका ताप बढ़ना शुरू होगा ना, -10 से -11 होगा, हाँ बढ़ेगा ना। तो -10 से -9, -8, -7, -6, -5, -4, क्या भी पिघलेगा? बर्फ का गलनांक कितना जानते हो? 0 डिग्री सेल्सियस। जब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पहुंचेगा पिघलेगा नहीं, ध्यान देना। तो क्या होगा, -4, -3, -2, -1 पहुंच गया कहाँ, 0, पिघलना शुरू हो गया। लेकिन हम तो अभी गर्म करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं ना, तो 0 से कितना हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, अर्थात बर्फ पिघल रहा है और तापमान 1, 2 डिग्री, 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। होगा ऐसा? बर्फ पिघल रहा है, अभी इसमें बर्फ भी है, धीरे धीरे पानी भी बढ़ रहा है और इसका तापमान भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 0 से आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ेगा। ध्यान देना, यहां से घटते 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 कहां तक आया, 0 तक आया। अब 0 से आगे जब तक इस बर्तन में बर्फ रहेगी तब तक तापमान नहीं जाएगा, ये याद रखे रहना।
जब तक इस बर्तन में बर्फ बची रहेगी तब तक इसका तापमान 0 से बढ़ के 1 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता है। समझ गए? अब जो तुम गर्म करते जा रहे हो ना, वो गर्म करने के लिए देने वाली ऊर्जा या दी जाने वाली ऊर्जा उसके ताप को नहीं बढ़ाएगी, केवल उसके अणुओं को अलग करने में व्यस्त हो जाएगी। ठोस के अणु एकदम पास पास होते हैं ना, तो जब ये अलग होंगे तभी तो द्रव अवस्था में आएंगे। ठीक है? तो शुरुआत में दी गई ऊर्जा उसके ताप को बढ़ा रही थी। ताप बढ़ते बढ़ते जब उसके मेल्टिंग पॉइंट अर्थात गलनांक पर पहुंच गया तो ताप का बढ़ना रुक गया, अर्थात अब जो दी जाने वाली ऊर्जा है ताप को नहीं बढ़ा पाएगी। किसको अलग करेगी? इसके कणों को अलग करेगी जो अभी एकदम पास पास थे, इनको दूर दूर कर देगी ना। जब सारे के सारे कण दूर दूर हो गए अर्थात हम किस अवस्था पे आ गए? द्रव अवस्था पे आ गए ना, लिक्विड पे आ गए, तब तापमान फिर बढ़ना शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कहां तक जाएगा? 99, उसके बाद 100। कहां पहुंचेगा? 100 पर। अब 100 पर जब पहुंचा तो यहां से बर्फ खत्म। अब इसमें केवल क्या बचा हुआ था? 0 के बाद तो बर्फ खत्म हो चुकी थी ना। जब 1 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गए तो जल आ चुका था हमारे पास। अब इससे आगे हम बढ़ाते बढ़ाते कहां तक गए? 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो जल उबलने लगा, क्या फिर तापमान 100 से बढ़ के 101 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? अर्थात उबलते हुए जल का तापमान हमने कहा उसको 2 घंटे तक गर्म किए थे, 120 डिग्री सेल्सियस हो गया। एक उबलता हुआ जल था उसको हमने गर्म किया 2 घंटे तक, उसका तापमान 120 डिग्री सेल्सियस हो गया। कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। जल का तापमान कभी 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस, ये जल का तापमान रेंज होता है। ध्यान में रखे रहना, कम से कम 0 होगा, क्योंकि 0 से नीचे जैसे ही पहुंचा वो किस अवस्था में चला जाएगा? बर्फ अवस्था में या ठोस अवस्था में चला जाएगा। और 0 से ऊपर गया तो वेस्पर अर्थात वाष्प अवस्था में चला जाएगा। अर्थात जल जब उबलना शुरू हो गया तो उसका तापमान कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। निष्कर्ष, शुरुआत में जो ऊर्जा दी जा रही थी वो इसके ताप को बढ़ा रही थी। ताप को बढ़ाते बढ़ाते कहां तक पहुंचा दिया उसको? 100 तक पहुंचा दिया। लेकिन 100 बढ़ने के बाद ताप रुक जाता है। अब जितना तापमान या ऊर्जा दोगे तुम, वो केवल और केवल जल के अणुओं को वाष्प में बदलने का काम करेगी। जल के अणुओं को वाष्प में बदलने का काम करेगी। ये प्रोसेस तुमको याद रखना है। अब जल के अणु वाष्प में कैसे बदलेंगे? यहाँ दूर दूर तो हुए थे, लेकिन फिर भी इनके बीच आकर्षण बल लगा हुआ था। तो इसका मतलब जब जल का अणु कहीं जा रहा था तो पीछे वाले उसकी पूंछ पकड़े निकलते जा रहे, जिससे भेड़ चलती है। आगे वाली भेड़ जहाँ चलती है पीछे वाली उसे चलती जाती है। ठीक है? वही चीज इनके साथ होता है। ये आगे वाला अणु जहाँ जाएगा पीछे वाले सब वैसे ही जाएंगे। कभी तुम बर्तन से पानी गिराते हो तो कभी ऐसा होता है कि तुम पानी यहाँ पे गिरा रहे हो, उसका आधा पानी कूद के यहाँ पहुंच गया, बाकी यहीं पड़ा हुआ। ऐसा होता है? कभी नहीं होता। वो एक धार बन के बहती जाती है। अर्थात जल का पहला अणु जहाँ जाएगा बाकी के पीछे वहीं जाएंगे। जैसे रानी मक्खियों में कही जाती है, रानी चींटी कही जाती है। जो चींटी चलती है वो एक प्रकार की विशेष गंध छोड़ती है, इसलिए पीछे वाली चींटियां उसी को सूंघते हुए चलती जाती हैं। ठीक है? वही चीज इसमें कि इस तरह से ये निकलता जाएगा तो ये आगे बढ़ता जाएगा। अब अगर इनको वाष्प अवस्था में बदलना है, किसी भी पदार्थ की वाष्प अवस्था या गैसीय अवस्था कब आती है? जब उसके अणु एक दूसरे से स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। स्वतंत्र होकर अर्थात स्वतंत्र हो जाए, एक अणु का दूसरे अणु पर कोई प्रभाव ना पड़े, ये भाग रहा है तो बाकी यहीं रहेंगे। ठीक है? कोई कहीं भी जाएगा, जितना स्थान मिलेगा सब चक्कर लगाएंगे, सब आवारा हो जाते हैं। टीचर नहीं होता, इधर उधर घूमने लगते हैं। ठीक है? तो क्या होगा यहाँ पे? अब जो 100 डिग्री सेल्सियस इसका ताप बढ़ गया, अब 100 के आगे तुम जितनी भी ऊर्जा दोगे 100 से इसको 101 नहीं कर सकती है। 100 से इसको 101 नहीं करेगी, ये बात को याद रखना है। 100 पर ही जल के अणु जो है इसमें अंदर पास पास, इनको निकाल के बाहर फेंकना शुरू करेगी। जितनी ऊर्जा देंगे बाहर कैसे फेंकेगी? इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ा देगा कि वो छोड़कर निकल जाएंगे। जब ज्यादा गति बढ़ गई तो निकल कर भाग जाएगा, जाहिर सी बात। जब ज्यादा जोश में निकल कर भाग ही जाएगा।
तो इसीलिए सब निकल के भागने लगते हैं और पूरा जल किस अवस्था में बदल जाता है, वाष्प अवस्था में बदल जाता है। उसके बाद वाष्प का तापमान बढ़ना शुरू होता है 100 से 101, 102, 103, 104, 105। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, तुमको उबलते हुए जल से जलाया जाए और वाष्प से जलाया जाए, जलन कहाँ ज्यादा महसूस हो? वाष्प से ज्यादा जलन महसूस होगी, क्योंकि वाष्प का तापमान कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। और उबलता हुआ जल चाहे 10 घंटे से उबले चाहे 20 घंटे से उबले, उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ये याद रखते रहना। वाष्प मतलब उसे कहे भाप। अभी आगे कहीं भी गर्म कर दो उसको, गैस को कहीं भी गर्म करते जाओ, गैस को तो कितना भी गर्म कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, बस वो चक्कर लगाता जाएगा। ठीक है, ये याद रखे रहना। लेकिन किसी ठोस का जो तापमान होता है, मैक्सिमम तापमान उसकी गलनांक तक हो सकता है। किसी द्रव का मैक्सिमम तापमान उसके क्वथनांक तक हो सकता है और मिनिमम तापमान उसके गलनांक कहें तो द्रव के लिए तो गलनांक हम कहते नहीं हैं, यही गलनांक हिमांक कहलाता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ठोस इसी ताप पर पिघल रहा है तो गलनांक कहलाया, द्रव इसी ताप पर जम रहा है तो द्रव के लिए हिमांक कहलाया। अर्थात गलनांक और हिमांक दोनों एक ही चीजें हैं, एक ठोस के लिए प्रयोग होता है और एक द्रव के लिए प्रयोग होता है। ठोस के लिए गलनांक प्रयोग होता है, ठोस तो जमता नहीं, ठोस तो पहले से जमा हुआ और क्या जमा हुआ। ठीक है, उसके बाद द्रव गलता है, या द्रव तो गलेगा नहीं, द्रव तो पहले से गला हुआ और क्या गलाओगे उसको। डायलॉग तो सुने, मरे हुए को क्या मारते हो साहब। तो यहाँ पे द्रव क्या होगा, द्रव जमेगा, द्रव का हिमांक होगा और ठोस का क्या होगा, गलनांक होगा। ये दोनों चीजों को याद रखो, हो जाएगा। उसके बाद गैस की चर्चा करेंगे, तो गैस का मिनिमम तापमान जो होता है उसके किसके बराबर होता है, क्वथनांक कह दें या इसको द्रवणांक कह दें। द्रवणांक, क्वथनांक क्या था कि जिस पर कोई द्रव उबलता है ना, और द्रवणांक क्या है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई गैस द्रव में बदलती है। द्रवणांक, द्रवण अंक, द्रवण माने द्रव में बदलना, अंक माने जिस ताप पर। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। तो ये टर्म्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 हो गए, 4 शब्द इसमें आए ना, लेकिन 4 अलग अलग नहीं है। 4 मान के चलो तो 2 ही है, क्योंकि जो हिमांक है वही गलनांक है और जो द्रवणांक है वही क्वथनांक है। बस हम पदार्थ की अवस्था बदलते जाते हैं तो इनका नाम बदलता जाता है। हो गया ना? तो इन चीजों को याद रखना है तुमको। बाकी की चीजें कल होंगी, अब इसमें लिखवाएंगे इन सबको कल। वैसे इन चीजों को याद रखना, ये सब कहीं तुमको हमेशा लिखी लिखाई नहीं मिलती है कि जो द्रव का अधिकतम तापमान होता है कितना होता है, ठोस का कितना होता है, कैसे होता है, या ऐसे बताया गया। ये सारी चीजें तुमको अपने हिसाब से दिमाग में बना लेनी है, कहानी की तरह, जैसे तुम समझ सकते हो। तो हमने तुमको बता दिया, जिस हिसाब से तुम समझ सकते हो उस हिसाब से समझो। अर्थात ठोस को गर्म करते करते उसका मैक्सिमम तापमान कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, उसके गलनांक तक पहुंचा सकते हैं ना। 0 नहीं, सबका तापमान, सबका गलनांक तो थोड़ी ना होता है 0। केवल बर्फ की चर्चा हुई है यहाँ पे ना। तो बर्फ का तापमान मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि जल का तापमान मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और वाष्प का तापमान कम से कम, जल वाष्प का तापमान कम से कम कितना हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 से नीचे जैसे ही आया वो वाष्प से फिर जल में बदल जाएगा, बदलेगा ना, ये याद रखे रहना। तो वाष्प से जलाने पर हमें जलन अधिक महसूस होगी जल की, उबलते हुए जल की अपेक्षा, क्योंकि जल की गुप्त ऊष्मा। अब जैसे तुमको रोज रोज अभी फीस मांग के लाते हो, मम्मी से मांग के लाते हो ना, लेकिन तुम भी कुछ खजाना रखे हो, लाके फीस देते हो, नहीं देते हो ना। अब तुम्हारी मम्मी के पास मान लो कोई पैसा नहीं है, उनका हमें फीस अर्जेंटली चाहिए, तो क्या करोगे, तो अपने गुप्त खजाने को निकाल के लाओगे। वही चीज जल के साथ होता है, जब जल को बाहर से ऊष्मा नहीं मिलती है तो वो अपनी गुप्त ऊष्मा का प्रयोग कर लेता है, कुछ ऊष्मा को वो छुपा के रखता है, जो कि उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा या उसके अणुओं के आपस में टकराने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा के रूप में छुपा के रखता है। जब उसको बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती है तब वो उसी ऊर्जा का प्रयोग कर लेता है। जैसे जब हम चीनी को जल में घोलते हैं तो हमने कहा विलयन कुछ ठंडा हो जाता है,
चीनी को जब हम जल में घोलते हैं तो विलियम क्या हो जाता है, कुछ ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि चीनी घुलते समय बाहर से तो ऊष्मा मिलती नहीं कि हम लाइटर जला के उसको गर्म कर रहे हैं बाहर से ऊष्मा मिलेगी। गर्म कर दो तब तो तुमको घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। जब हम चम्मच से घुमाते हैं उसको तो वो क्या करता है, बाहर से ऊष्मा नहीं मिलती है, इसलिए जल की गुप्त ऊष्मा का प्रयोग करके चीनी उसमें घुल जाती है और जल का तापमान पहले से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए हमको लगता है कि शरबत पहले से ठंडा हो चुका है। इसीलिए गर्मियों में कहा जाता है शरबत पिलाया करो, चीनी का प्रयोग ज्यादा किया करो। चलो बाकी चीजें कल होंगी।